हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं राजेंद्र सिंह चारण आपके साथ जनरल साइंस की क्लास लेकर के। पिछली अपनी एक दो क्लासों में कुछ तकनीकी कमियां थी, उम्मीद है आज वो सारी कमियां दूर हो गई होगी और हम जनरल साइंस को बहुत अच्छे से छोटे छोटे टॉपिक्स पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन में हल्का सा कंफ्यूजन होता है उसको भी नहीं हो और हम सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेंड कर पाएं, या कम से कम हम जिन टॉपिक को यहाँ डिस्कस करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई आपके गलती नहीं रहे, इस टाइप की हमारी कोशिश रहेगी। एक बार आप जो पढ़ लोगे, अपना प्रयास ये रहेगा कि उसको आपको स्थायी हो जाए आपके माइंड के अंदर। जनरल बातें करते हुए साइंस जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर है, तो अपनी कोशिश रहेगी कि वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से छप जाए। इस टाइप का अपन एक प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा मैं करता हूं, थोड़ा आप करिए, इससे हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। आज अब एक बार जल्दी से जल्दी आप अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवा लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अधिकतम लोग हमारी आज की क्लास से जुड़ सके। चलिए हम बिना टाइम खराब किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले दो क्लासों के अंदर परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा था और परमाणु और अणु के साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स उनके बारे में भी बात करी थी। हालांकि परमाणुविक अवस्था के बारे में अपन फिर से परमाणु के मॉडल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पर थोड़ा थोड़ा बेसिक हमारा तैयार हो जाए, उसके बाद अपन डीप क्लासों पे चलेंगे। तो आज की जो अपन क्लास लेंगे वो क्लास होगी हमारी पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। अब पदार्थ की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो देखिए, मुख्यतः जो है वो तीन अवस्थाएं हैं। पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैस अवस्था। अब देखिए, ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, अपने को पहले ये समझना है कि तीनों अवस्थाएं बनती कैसे हैं। किस अवस्था में कोई अणु स्थायी रहता है, उसके लिए क्या आवश्यक शर्तें होती होगी, उनके बारे में अपने को इस पे पढ़ना है। देखिए, हमेशा अपन जो छोटी क्लासों में अगर इस टॉपिक को पढ़ते हैं और कंपटीशन लेवल पर पढ़ते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा माइनर फर्क ये होता है कि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, तभी हम इस टॉपिक में से कोई सवाल आता है तो उसको अच्छे से अटेंड कर पाएंगे और सही आंसर दे पाएंगे। क्योंकि जनरली जो परिभाषाएं आती है उसमें तो एक टाइप सी बात होती है और उसमें हो सकता है कि अगर सवाल को थोड़ा सा घुमा के दें तो हम उसको अटेंड कर पाए या नहीं भी कर पाए, ऐसी भी संभावना बन जाती है। तो देखिए, अपने को पहले किसी चीज के बारे में कोई परसेप्शन नहीं बनाना है, ये यही होता होगा। ध्यान रखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिए कि ठोस ठोस ही होता होगा, द्रव द्रव ही होता होगा, गैस गैस ही होता होगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब देखिए, कंडीशंस क्या है मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए ये कोई कण है और ये एक दूसरा कण है, दो कण हो गए, ठीक है। अब इन दोनों कणों के बीच में दो प्रकार के बल लगते हैं। किताबों में एक ही बल की बात होती है, आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। देखिए, ये एक अणु है और ये दूसरा अणु है। दोनों अणुओं के बीच में जो बल लगते हैं उनको अपन बोलेंगे अंतराण्विक बल। अब अंतराण्विक बल कितने प्रकार के हो सकते हैं? अंतराण्विक बल जो होंगे, ये दोनों बल दो टाइप से बल होंगे। अंतराण्विक बल जो है ये दो प्रकार के बल होंगे। अब दो प्रकार के कौन से होंगे, ध्यान दीजिए। पहला जो बल होता है वो होता है आकर्षण बल, मींस अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अब आकर्षण बल में क्या होता है, दोनों अणु एक दूसरे को पास पास में खींचेंगे, ये इधर ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा, यानी एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। और पास में आएंगे तो क्या होगा, वो कण नजदीक आएंगे, जिससे उसकी अवस्था पे फर्क पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि वो ठोस हो जाएगा, ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं वो पास पास आने का गुण होगा, ठीक। अब दूसरा जो बल होता है वो बल होता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा? अंतराण्विक प्रतिकर्षण बल, फोर्स ऑफ रिपल्सन, इंटरमोलिक्यूलर रिपल्सन फोर्स, यानी वो पार्टिकल एक दूसरे को दूर करेंगे। जैसे देखिए, आकर्षण बल के अंदर ये पार्टिकल पास पास आ रहे थे, लेकिन प्रतिकर्षण बल के अंदर ये पार्टिकल दूर दूर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, किताब में ऐसा लिखा आता है कि ठोस के अंदर आकर्षण बल प्रबल होता है या ज्यादा होता है और गैस में नहीं होता है। ध्यान दीजिए, ये अधूरी भाषा है, ये अर्ध सत्य है।
पूरी बात नहीं कही गई है। आप ध्यान दीजिए, आप खुद तय कर लेना इसमें कौन सी चीज क्या होगी। बिल्कुल इजी चीज है ये। अंतर आणविक आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि ठोस के अंदर सिर्फ आकर्षण बल नहीं होता है या गैस के अंदर सिर्फ प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। हर एक स्थिति के अंदर, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी स्थितियों के अंदर दोनों बल होते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही क्वेश्चन आते हैं कई बार, वो थ्योरी के जो क्वेश्चन बनते हैं ना कि कौन सा कथन सत्य है, इसमें आ जाता है कि ठोसों के अंदर आकर्षण बल पाया जाता है, ठोसों के अंदर प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, ठोसों में दोनों पाए जाते हैं, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के सवाल हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, दोनों प्रकार के बल, अंतर आणविक आकर्षण बल जो इनको पास में लाते हैं और प्रतिकर्षण बल जो इनको दूर करते हैं, दोनों प्रकार के बल सभी प्रकार की अवस्थाओं में होते हैं। फिर ये अवस्थाएं अलग कैसे हुई जब सारे बल होंगे? तो ध्यान दीजिए, इन दोनों में से एक बल प्रबल होगा और दूसरा बल दुर्बल हो जाएगा। तो ध्यान दो, अगर हम बात करें कि आकर्षण बल जो है ये अगर हमारा अधिक स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया, तो फिर प्रतिकर्षण ऑटोमेटिकली कम हो गया। जब ये ज्यादा है और ये कम है, दोनों में अंतर ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, तो क्या होगा? आकर्षण काम क्या कर रहा है? पास लाने का। ऐसी स्थिति में पदार्थ की जो अवस्था बनेगी वो कौन सी बनेगी? ठोस। लेकिन इसका उल्टा करके देखिए कि अगर प्रतिकर्षण बल दोनों कणों के बीच में ज्यादा है और प्रतिकर्षण की तुलना में आकर्षण बल बहुत कम है, तो वो क्या करेगा? ये दूर दूर ले जाने का काम ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा कि जो कण थे वो कण पास में नहीं आकर के दूर हो जाएंगे, और कण दूर होते ही, ज्यादा दूर होने पर वो भौतिक अवस्था कौन सी बन जाती है? गैस। द्रव जो होती है वो बेसिकली ठोस और गैस के बीच की अवस्था होती है, इंटरमीडिएट फेज होता है ये, जिसमें क्या होता है? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच का ज्यादा अंतर नहीं होता है, ना तो बहुत ज्यादा आकर्षण बल ना बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल, दोनों लगभग बराबर होते हैं, म्यूचुअल होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है? ना तो वो पूरी तरह से ठोस हो पाता है और ना ही वो पूरी तरह से गैस हो पाता है, तो हमारे पास में भौतिक अवस्था कौन सी बन जाएगी? द्रव बन जाएगी। ये तीन प्रकार की जो हमारी भौतिक अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस, ये अवस्थाएं कैसे बनती है ये क्लियर हो गया आपका? देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अंतर आणविक आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों की बात करनी है। ठोस में भी दोनों होते हैं, द्रव में भी दोनों होते हैं, गैस में भी दोनों होते हैं। स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको ऐसे सोल्व करना है कि ठोस में दोनों बल होते हैं, लेकिन आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, प्रबल होता है। और द्रव के अंदर दोनों लगभग बराबर होते हैं, दोनों का अंतर ज्यादा नहीं होता है। और गैस के अंदर प्रतिकर्षण बल जो है वो आकर्षण बल की तुलना में ज्यादा प्रबल होता है, ज्यादा मजबूत होता है, इससे कण दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन जिससे इनकी अवस्थाएं बनती है। अब ध्यान दीजिए, अब इनके अंदर जो अगला सवाल आता है इनके गुणों के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कि बेसिकली इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, हम किस किस टॉपिक के बारे में इन पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला एग्जांपल लेना है हमें, इनके आकार के बारे में बात करनी है। देखिए, पहला क्या पढ़ना है हमें? सबसे मेन चीज आकार। अब आपको पता है ठोस अगर कोई चीज है तो ठोस में तो जैसा है वो वैसा ही रहना है। मान लीजिए आपका कोई एक पत्थर का टुकड़ा था या एक कोई धातु का कोई एक कंपाउंड बना हुआ है, उसको आपने, लोहे की कोई एक सीट है, उसको आपने चाहे कहीं पर भी रखा, किसी भी स्थिति में रखा, यहां से उठा के वहां रख दिया, वहां से उठा के कहीं और रख दिया, तो इस टाइप से आप कहीं भी रख दोगे, उसकी जगह बदलने से उसका आकार नहीं बदलता है। इसका मतलब हो गया कि ठोस का जो आकार होता है वो आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। लेकिन द्रव में क्या ऐसा हो सकता है? द्रव जैसे मान लीजिए आपका पानी है, पानी आपने मटके में रखा है तो आकार कैसा हो जाएगा उसका? मटके जैसा। मटके में से आपने लोटा भर के बाहर निकाल लिया तो आकार कैसा हो गया? लोटे जैसा। और लोटे से आपने किसी थाली या परात में उसको रख दिया तो वो फैल जाएगा, तो कैसा हो गया? जैसा जिस बर्तन में डाला वैसा। इसका मतलब आपका जो द्रव है उसका आकार बर्तन के अकॉर्डिंग सेट होता रहता है, यानी बदलता रहता है। इसका मतलब इसका जो आकार होगा वो निश्चित नहीं होगा, यानी कि अनिश्चित होता है। ठीक इसी टाइप से गैस के अंदर अगर अपन बात करें तो गैस भी यही होता है, खुला तो आप छोड़ ही नहीं सकते। जिस सिलेंडर के अंदर आप पैक कर लेते हो
तो जिस उपकरण में आप रखते हो गैस उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, गैस का खुद का कोई आकार नहीं होता है। यानी गैस के अंदर भी अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट आकार, तो ध्यान रखिए आकार सिर्फ ठोसों का निश्चित होता है, द्रव या गैस का आकार कोई निश्चित नहीं होता है। दूसरा जो अपना टॉपिक आता है वो होता है आयतन। आयतन, अब पहली बात तो आयतन जो वॉल्यूम है वो होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कोई पदार्थ कितना स्थान घेरता है और कितना भारी है। दोनों चीज जब अपन डिस्कस करते हैं वो उसका आकार घेरने की जो जगह है वो हो जाता है उसका आयतन। तो अब आप देखिए ठोस के अंदर जो है वो आपका आयतन भी निश्चित है, आयतन निश्चित है। द्रव के अंदर आयतन जो है वो आपका अनिश्चित हो जाएगा, यानी कि ठोस में तो हो गया निश्चित और द्रव के अंदर हो जाएगा अनिश्चित। और गैस में भी आयतन जो है वो अनिश्चित रहता है, यानी आकार और आयतन की अगर अपन बात करें तो गैस में और ठोस में फर्क है, द्रव के साथ भी उसकी तुलना करें तो दोनों के अंदर अंतर आ रहा है। ठीक है, ये तो एक सामान्य इंट्रोडक्शन था जो अपन किसी भी छोटी क्लास में पढ़ते हुए आते हैं और इसके बारे में कोई विशेष बात नहीं होती है, ना ही कोई इतना कोई स्पेशल क्वेश्चन इसका बनता है। लेकिन अपन अगले जो पॉइंट पे बात करना चाह रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और उस पे अपने को ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। देखिए एक गुण होता है घनत्व, इस पे ध्यान दो। घनत्व शब्द आयतन से निकलता है और थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो गया है कि कोई पदार्थ कितना स्थान घेरता है और कितना भारी है। जैसे देखिए मैं कुछ उदाहरण बताऊं आपको। आप सपोज कीजिए अपन लोग जनरली, आप लोगों ने भी गांव से अगर रहने वाले हो तो आपने कभी छोटे रहे होंगे तब कभी मारदड़ी खेली है? मारदड़ी, जिसमें कपड़े की बॉल बनाते थे, उसको धागों से ऐसे बांध बूंद करके एक दूसरे को मारा करते थे। खेला है आप लोगों ने भी? हमारे यहां पर तो हम खूब खेला करते थे। तो उसके अंदर वो कपड़े की बॉल है, आप ध्यान रखिए साइज एक जो अपनी नॉर्मल क्रिकेट की जो बॉल आती है कॉर्क बॉल, उसी साइज की मान लीजिए कपड़े की बॉल है, एक एग्जांपल। दूसरा ये मान लीजिए अपन इस साइज का ले लेते हैं, इस साइज का बॉल है, एक बॉल कपड़े का है, दूसरा बॉल आपका रबड़ का है, रबड़ का जिसमें स्पंज टाइप हो सके, तीसरा बॉल आपका टेनिस का है जो अंदर से खोखली है, और चौथा बॉल आप ले लीजिए लकड़ी का, लकड़ी का कोई इसी साइज का कोई एक गोला बना लीजिए, और एक ले लेते हैं हम लोहे का। सबका साइज बराबर है, इसका मतलब स्थान सब बराबर घेर रहे हैं, और स्थान बराबर घेर रहे हैं इसका मतलब आयतन उनका बराबर हो गया है। लेकिन सबका भार बराबर है क्या? भार बराबर नहीं है। लोहे वाला ज्यादा भारी होगा, फिर लकड़ी वाला उससे कम होगा, या अपन लास्ट में देखेंगे कि जो कपड़े की बॉल थी वो सबसे हल्की हो गई। तो घनत्व किसको मानते हैं? घनत्व का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, डेंसिटी D इज इक्वल टू m/v, यानी कितना भारी है और कितना आयतन है उसकी जो तुलना होती है उसी के अकॉर्डिंग अपन घनत्व निकालते हैं। तो आयतन तो सबका कॉमन था, तो अब अपने पास में v तो कॉमन हो गया, तो बदला क्या? m मास भार, तो भार जिसका ज्यादा है वो फिर ज्यादा उसका घनत्व माना जाएगा। तो अब ये किस पे निर्भर करेगा कि ये भार किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, कैसे पता करेंगे? तो ध्यान रखिए जिसके कण पास पास में है, कण पास पास में है वो स्थान कम घेरेगा, छोटी जगह पे ज्यादा भारी हो जाएगा। द्रव के अंदर क्या होगा? इतना ज्यादा पास में आ नहीं सकता, इसलिए उसके अंदर जितना भार अपन ठोस का लेंगे उसके लिए द्रव उतने ही भार लेते हैं, तो थोड़ा आकार बढ़ाना पड़ेगा, आयतन बढ़ जाएगा। इस स्थिति में ठोस से द्रव का घनत्व कम हो जाएगा। और गैसों के अंदर आपको पता है कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैसों को जितना ठोस लिया था उतना ही भारी लेंगे, तो गैस के अंदर उसका आकार हमें और ज्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा, आयतन बढ़ाना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि गैस का जो घनत्व है वो सबसे कम होता है, तो ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा और गैस का घनत्व सबसे कम। अब द्रव के लिए बात करें, देखिए ऐसे सवाल स्टेटमेंट में फिर से आते हैं कि द्रव के घनत्व की बात करें तो द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से तो होता है कम, लेकिन गैस के घनत्व से होता है ज्यादा। ये ध्यान रखिए, अगर अपन इसको इस टाइप से एरो लाते हैं या फिर इस टाइप से एरो लेते हैं तो ठोस से तो हो जाएगा कम,
लेकिन गैस से हो जाएगा ज्यादा, गैस से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है घनत्व की बात। अब एक सवाल ये आता है कि ये घनत्व में ऐसा जो फर्क आया था, ये फर्क क्यों आया था? इस टॉपिक पे अपना अगला जो गुण आता है उसके बारे में बात करते हैं कि घनत्व में जो ये परिवर्तन हुआ था ये क्यों होता है। इसके लिए देखिए एक शब्द आता है संपीड्यता। क्या शब्द आता है? संपीड़न। संपीड़न का मतलब समझते हो? दबाना किसी चीज को, कितना ज्यादा दबाया जा सकता है। अब कितना ज्यादा दबाया जा सकता है इसके बारे में अगर अपन बात करें तब आप देखो कुछ गैसों के आपने नाम सुना होगा कंप्रेस्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस करना। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक नाम सुना होगा आपने, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। वो गैस जब संपीड़ित होती है तो आपको द्रव जैसा महसूस होता है। दूसरी एक गैस का आपने नाम सुना होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप इसके शब्द पे ही ध्यान दो, लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? द्रव। और गैस, भाई द्रव और गैस तो दोनों अलग अलग है ना, तो एक में कैसे हो गए? इसका कारण यह होता है कि बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी गैस ही होती है, यानी आप अगर उसको खुला छोड़ देते हो तो वो फैल जाएगी। लेकिन आपने क्या किया? उसको प्रेशराइज किया, तब वो पेट्रोलियम गैस जो थी वो द्रवित हो गई, और द्रवित होने के बाद में वो किसमें? द्रव में आ गई थी, इसलिए उसका नाम हो जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसी टाइप से जो हमारी नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, उसको भी हम सीएनजी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब उसको दबाया गया। तो जो कण आपके दूर दूर थे, ये कण पास पास खिसके, और पास पास खिसकेंगे तो क्या होगा? गैस से कण पास खिसकेंगे तो थोड़ा आकर्षण बढ़ेगा। वापस वही बात, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आपने दाब डाल के उसके बीच में आकर्षण बढ़ा दिया, यानी कणों को पास पास ले आया तो वो द्रव में आ जाएगा। और बहुत ज्यादा अगर आप फोर्स डाल देते हो तो वो सॉलिडिफाई भी हो सकता है। उसकी शर्त ये होती है कि आपको एक तो इनकी कंडीशंस होती है कि गैस को संपीड़ित कब किया जा सकता है? जब आप ताप तो कर दो कम और दाब को बढ़ा दीजिए। ताप तो कर दिया कम और दाब को कर दिया ज्यादा, जिससे दबाया और गैस का ताप कम कर दिया, जिससे उसके अंदर थोड़ा सा शिथिलन आया और वो पास पास हो गई। वो हो गई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी के कारण ये जो गुण होता है, इसके कारण घनत्व का, सभी भौतिक अवस्थाओं का फर्क पड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, संपीड़न का सिंपल सा मतलब वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा? उसको दबाया जाना, दाब लगाना। तो अब आप खुद सोचिए, कोई ठोस है, कोई पत्थर है, उस पर दाब लगा सकते हैं क्या? कोई धातु है, कोई लोहे की कोई बनी हुई चीज है, उस पर आप दाब लगा सकते हो क्या? दाब आप लगा लीजिए, वो काम नहीं करेगा, यानी वो दबेगा नहीं। दबेगा नहीं तो ठोसों के अंदर जो आपकी संपीड्यता होती है वो कितनी होती है? नगण्य, यानी नहीं के बराबर होती है। कुछ ठोसों के उदाहरण अभी अपन बात करेंगे इस पे भी कि बिल्कुल नगण्य अपन क्यों नहीं लिख रहे। आप ऐसा नहीं क्यों नहीं लिख सकते थे? आपने ऐसा कहा नगण्य मतलब कुछ तो है, आप बिल्कुल जीरो तो नहीं कह रहे हो। उसका कारण क्या, अभी अपन आगे बात करेंगे। और गैसों के अंदर जो कण दूर है तो दूर वालों को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, इसलिए गैसों में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक यानी सर्वाधिक संपीड्यता किसमें होगी? गैस में। और गैस से थोड़ी कम द्रव में, यानी वही वापस बीच की बात है। तो अगर अपन ठोस के साथ देखते हैं तो गैस में, द्रव के साथ में संपीड्यता अधिक होगी। ठोस से तो द्रव में अधिक होगी, लेकिन अगर गैस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो गैस से उसकी संपीड्यता द्रव की कम हो जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ये कम हो जाएगी। तो हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। ध्यान रखिए, इसमें जो सवाल आएंगे वो हो सकता है सीधा आ जाएगा अगर अपनी किस्मत अच्छी है तो, लेकिन ऐसे सवाल आजकल बहुत कम बनते हैं। ज्यादा क्या बनेगा, वो उसको घुमा करके स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेगा। तब आपको ये देखना है कि अगर संपीड़न का गुण आता है तो ठोसों की तुलना में द्रव का संपीड़न अधिक होता है, लेकिन गैस की तुलना में द्रव का संपीड़न कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का। और सबसे कम किसका होगा? ठोस का। ये अपने को ध्यान रखना है। इन दोनों गैसों के भी नाम और फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। सीएनजी क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि आपका ये गैस कंप्रेस्ड होने के बाद में द्रव में आ जाती है, इसलिए मैंने ये द्रव लिखा, ध्यान रखिए, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी के जो हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं, और कई बार ये भी एक सवाल बन जाता है, ध्यान रखिए, वो भी आप लिख लीजिए जब टॉपिक चल रहा है तो, कि एलपीजी के अंदर गैस कौन सी होती है। तो ध्यान रखो, एक तो मिथेन होती है। कौन सी होती है? इस एलपीजी की बात कर रहा हूं। एक तो मेथेन और दूसरी आइसोब्यूटेन,
ये गैसों का मिश्रण होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में जो हमें अगला पॉइंट पढ़ना है वो पॉइंट देखना है विसरण का। हम इनकी तुलनात्मक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगला जो गुण हम बात करेंगे वो होगा आपका विसरण। देखिए पहले अपन इस शब्द को समझें कि ये विसरण क्या होता है। और एक शब्द आपने ये भी सुना होगा, परासरण। विसरण और परासरण। तो परासरण क्या होता है पहले तो ये बताइए, सुने है कि सुने हैं? क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं उन लोगों ने हो सकता है कि ऐसे शब्द नहीं सुने हो। तो ध्यान दीजिए, विसरण को वैसे इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं, परासरण को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो पहले अपन इस टॉपिक को पढ़ें, उससे पहले ये ध्यान दीजिए, ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो मैं कुछ एग्जांपल से ये चीज समझाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको उदाहरण बात करूं, आप लोगों ने देखा है अपन कहीं पर अगरबत्ती लगाते हैं घर के अंदर, और अगरबत्ती जहां लगाते हैं किसी भी भगवान के पूजा घर में आड़े के अंदर, उस आड़े में अगरबत्ती लगाई तो क्या उसकी खुशबू सिर्फ आड़े तक ही रहती है? नहीं, कमरे तक फैलती है। कमरे से हो सकता है अगर ज्यादा थी तो घर तक फैलती है। या हम कहीं पर भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, एकदम से कोई व्यक्ति आता है, अगर उसने परफ्यूम लगा रखा होता तो एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। या मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए और आपके पास में से कोई वो परफ्यूम बेचने वाला जो इत्र फरोश जो होता है वो अगर कोई निकलता है पास में से, आपको पता चल जाता, भले आप उसको नहीं देख रहे होंगे। ऐसा कैसे पता चला होगा? कि वहां पर वो जो गंध थी वो फैली हुई है चारों तरफ, उसकी जो खुशबू के कण थे वो चारों तरफ फैले हुए हैं। या जैसे आप मान लीजिए किसी ट्रेन में, बस में सफर कर रहे हैं और एकदम से आपको वहां सडनली गाड़ी चल रही है, रनिंग गाड़ी के अंदर बदबू सी महसूस होती है, आपको लग जाता है कि यहां कोई पशु मरा हुआ पड़ा होगा, दुर्गंध आती है वहां पे। तो आपने देखा भी नहीं पर आपको पता चला। कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि वहां पर जो उसके कण है, छोटे छोटे कण है, वो पूरे के पूरे हवा के अंदर फैले हुए हैं। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण ध्यान रखिए, और बढ़िया उदाहरण और अच्छे से समझने के लिए, जैसे अपना उजाला होता है, उजाला नील वाला ड्रॉप, एक बाल्टी के अंदर पानी लीजिए और एक ड्रॉप उसमें पानी वो डाल दीजिए नील की, उजाले की, नीले कलर की बोतल में। देखिए ये इस टाइप से, ये आपका बकेट था और ये यहां तक पानी भरा हुआ है, आपने एक ड्रॉप डाली, वो बूंद आप देखोगे कैसे धीरे धीरे उसके अंदर पूरे में फैल जाती है, धीरे धीरे फैल जाती है। एक उदाहरण तो हुआ ये कि मैंने आप जितने भी एग्जांपल बताए, जैसे ये नील की बूंद है या उजाला की बूंद है, ये फैल रही है, या अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, या परफ्यूम की खुशबू आ रही है, इस टाइप के उदाहरण। और दूसरा उदाहरण आप समझिए, एक कहीं पर छोटी क्लास में आपने पढ़ा हो, किया हो, देखा हो, एक अंगूर जो होता है उसको आपने एक शक्कर से घोल बनाया हुआ पानी के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं चाशनी, शक्कर का गाढ़ा घोल है, और अंगूर को उसके अंदर डाल दिया, तो आप देखते हो कि वो अंगूर जो है वो सिकुड़ करके किशमिश बन जाता है। या एक उदाहरण आपने ऐसा देखा होगा कि जो आपकी किशमिश है, आप उसको भिगो दीजिए, भिगोने के बाद में उसको रात भर रख दीजिए, सुबह आप देखते हो तो वो फूली हुई अंगूर बना हुआ मिलता है। एक तो ये चीज हो रही है और एक ये चीज हो रही है, दोनों में क्या फर्क है? तो देखिए अंगूर या किशमिश का जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें भी कोई एक चीज है जो इधर उधर जा रही है, चाहे अंगूर का पिचकना हो, शिथिलन हो जाना, उसमें सिकुड़ जाना, या फिर किशमिश का फूल जाना। इसमें क्या हो रहा है, जो वो किशमिश है या वो आपका अंगूर है, उसके जो बाहर एक झिल्ली है, एक दीवार सी है, उसके क्रॉस हो रहे हैं, कोई ना कोई पार्टिकल जो है पानी का है वो इसको क्रॉस कर रहा है, यानी किसी भित्ति के द्वारा वो आर पार निकल रहा है। लेकिन इसमें आपने उजाले की बूंद डाली थी, वो किसी माध्यम को क्रॉस कर रही है क्या? यहाँ कुछ कोई जाली लगी हुई थी क्या? बिल्कुल नहीं थी, पानी के अंदर डाली सीधा आ गया। परफ्यूम लगाया हुआ था, परफ्यूम किसी जाली से क्रॉस होकर के आ रही है क्या? सीधा आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब तो एक ही हो रहा है कि फैल जाना। अब अगर कोई चीज किसी माध्यम, जिसको अपन बोलते हैं एसपीएम, नोट कर लीजिए इसको, एसपीएम, इसका पूरा नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसका हिंदी में बोलते हैं अपन अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोलेंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली, इंग्लिश का पूरा नाम होता है इसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये जो आपकी अंगूर की झिल्ली थी, ऊपर का जो छिलका था, वो इसके लिए एसपीएम का काम करता है, लेकिन इसमें कोई भी आपका एसपीएम नहीं था। यानी कि अगर किसी कण का सीधा फैलाव हो जाता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अगर सीधा फैलता है,
वो तो होता है विसरण, और किसी एसपीएम के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू अगर वो निकलता है तो उसको हम बोल देते हैं परासरण। ध्यान रखिए, ये इन दोनों का बेसिक अंतर है। अभी हम यहां पर परासरण की बात नहीं कर रहे, विसरण की बात कर रहे हैं। परासरण पे फिर कभी बात करेंगे। तो देखिए, विसरण का मतलब क्या होगा कि एक दूसरे के अंदर फैल जाना, और फैल जाना कोई कब फैल पाएगा, जब वो कहीं इधर उधर घूम सकता हो। अब आप खुद सोच लीजिए, इधर उधर घूमने की गुण सबसे ज्यादा किसमें है? गैसों में। इसका मतलब जो विसरण का गुण था वो सबसे ज्यादा किसमें रहेगा? गैस में। और सबसे कम किसमें रहेगा? ठोस में। तो ठोस के अंदर जो विसरण का गुण है वो सबसे कम है और गैस में सबसे ज्यादा है। तो द्रव के साथ तुलना कर लो कि ठोस से द्रव में क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, और गैस से द्रव में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ठोस से द्रव ये तो हो रहा है अधिक, और द्रव से गैस से द्रव ये हो रहा है आपका कम। यानी कण दूर दूर जिसमें होंगे उसका विसरण अच्छा होगा, और कण जिसके बहुत पास पास होंगे उसमें विसरण बहुत कम होगा। ये हो गया एक विसरण का गुण। और अब एक चीज और ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, और उस गुण के बारे में जनरली किताबों में डिस्कस किया हुआ नहीं मिलता। मुझे उस गुण के बारे में किसी गाइड में भी अभी तक ऐसा अच्छा टॉपिक डिस्कस करने किया हुआ मिला नहीं। वो होता है गुरुत्वाकर्षण की दिशा। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है? उसके कणों को अगर खुला छोड़ दे तो वो किधर गति करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनते हैं इसमें खूब सारे। तो देखिए, आप खुद कल्पना कर लीजिए। पहली बात तो गुरुत्व क्या हुआ? गुरुत्व होता है पृथ्वी का केंद्र, ठीक है। और आकर्षण, देखिए दो शब्द है, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्व धन आकर्षण। तो गुरुत्व का आकर्षण का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी कोई चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है तब आप सोचिए, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है और मैंने इसको छोड़ा, ये मैं इसको ठोस मान रहा हूं, तो ये ठोस है और इसको छोड़ा तो ये नीचे गिरेगा, यानी पृथ्वी की दिशा में जा रहा है। तो इन ठोसों के पदार्थ का, और ठीक ऐसे ही आप द्रव का एग्जांपल ले लो। एक पानी की बूंद है, उसको आप छोड़िए खुले में, आप लोटे से गिलास से पानी गिराइए, तो पानी आएगा किधर? जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश में कोई बूंदे हैं वो नीचे ही क्यों आ रही, ऊपर क्यों नहीं उठी? भाई उल्टा भी तो जाना चाहिए था, पर नहीं गई। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कोई भी ठोस और द्रव दोनों के अंदर, ध्यान रखिए, इन दोनों के अंदर जो गति होती है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है। इसी दिशा के अंदर ठोस और द्रव, ध्यान रखिए, ठोस और द्रव ये दोनों गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं। लेकिन गैस जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा से विपरीत गति करती है। गैसों की जो प्रॉपर्टी होती है वो गुरुत्वाकर्षण से विपरीत जाती है, ठीक है। अब इसके कैसे जाती है, आप एग्जांपल देखिए। इसमें गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में उठने का गुण होता है। आपका जो गैस का सिलेंडर होता है और एक पानी की टंकी, एग्जांपल देखना, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, इससे आराम से समझ में आने वाली चीजें। ये तो आपके पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी में नल कहां होता है? आपने ऊपर से पानी भर लिया तो निकालने के लिए आपका नल जो होगा वो यहां पर लगा हुआ होगा। ये नल, यहां पानी टपकेगा। लेकिन आपका जो घर में गैस का सिलेंडर है, तो गैस के सिलेंडर में आपका वाल कहां होगा? नीचे होगा कि ऊपर होगा? नेचुरली ये ऊपर होता है। तो अब आप खुद सोच लीजिए इसका ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भरा हुआ क्या है? गैस, और इसमें भरा हुआ क्या है? द्रव। ये द्रव लिक्विड भरा हुआ है, इसमें गैस भरी हुई है, तो द्रव तो क्या है? आपने इसका वाल नीचे रखा, उसका कारण क्या है कि ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करेगा, यानी इसको आप जैसे ही खुला छोड़ोगे तो ये नीचे गिरेगा। लेकिन इसमें आपने वाल नीचे क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में गति करती है, और विपरीत दिशा में गति करते आप इसको खुला छोड़ोगे तो ये ऊपर उठेगा। अब देखो कुछ मूर्खताएं, देखो आप हमारे घर में जब कभी कुछ शादी फंक्शन हो या जनरली अपने घर के अंदर आप देखते हो एलपीजी का सिलेंडर में जब गैस खत्म होने वाली होती है तब आप देखो हम लोग एक मूर्खता करते हैं, उस टंकी को, सिलेंडर को हम आड़ा करते हैं ना। सबके घरों में ऐसी मूर्खताएं हुई होगी, हम उसको आड़ा करते हैं। तो भाई आप खुद सोचो, उसमें गैस भरी हुई है, आप अगर इसको नीचे उल्टा करोगे तो इसमें जो गैस है वो गैस तो ऊपर उठेगी, यानी उल्टा हो जाएगी, तो वो बाहर कैसे आएगी? दरअसल हमारी आदत पड़ी हुई होती है स्कूटर को देख करके। स्कूटर में जब तेल खत्म होता है तो हम उसको थोड़ा नीचे झुकाते हैं ताकि कहीं भी थोड़ा बचा हुआ हो तो वो इंजन तक पहुंचे, पर हम ये चीज इस गैस में अप्लाई कर देते हैं, वो गलत है। सिलेंडर के अंदर कभी भी
अगर आप इसको, हाँ, जब ठंड बहुत ज्यादा हो, तो जैसे आपने देखा कुछ हलवाई वगैरह सर्दियों में शादियां होती है, कोई फंक्शन होता है, तो आप देखते हो कि वो गर्म पानी के अंदर सिलेंडर रख देता है, ताकि वो ताप का प्रभाव जो इसको द्रव में बदले रखता है उसको कम करने के लिए वो इसको पानी में, गर्म पानी में रखता है, पर इसमें उल्टा नहीं रखता, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करना या उसकी विपरीत दिशा में। तो ठोस और द्रव तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं, और गैसें जो होती है वो विपरीत दिशा में गति करती है, ठीक है। ये हो गया ये टॉपिक। अब एक चीज और, वो अपनी गैसों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो सिर्फ ठोस और द्रव के अंदर लागू होता है। ठोस और द्रव के अंदर एक स्पेशल गुण जो आपको स्पेशल नोट करना है, ठोसों के अंदर दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, और द्रवों के अंदर दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। इनमें तो बहाव का गुण होता है और इनमें सीधे रहने का गुण होता है, ये ध्यान रखिए। ठोसों के अंदर सीधे रहने का, आप देखिए किसी भी ठोस को, कोई भी आपके, जैसे मोबाइल के टावर है, लोहे के हैं, कोई लोहे की एक डंडा है, कोई भी ठोस का, आप पत्थर को है आड़ा रख दिया, खड़ा रख दिया, जहां जैसा छोड़ दिया वो वैसे ही रहता है, उसमें कण नीचे नहीं आते हैं। लेकिन द्रव को आप कहीं पर भी छोड़ दीजिए, अगर उसको रास्ता मिलेगा तो वो जितना मिलेगा उतना नीचे आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी कंपाउंड अगर नीचे की साइड में खिसक रहा है, इसका मतलब वो आपका फ्लो हो रहा है, उसमें बहाव हो रहा है। और अगर कहीं पर भी स्थिर है, वो इधर उधर नहीं गिर रहा। आप जैसे आप घरों के छज्जे होते हैं, छज्जे आपने देखा, एक बार वो आरसीसी करते टाइम भले वो, जब तक उसमें द्रव है, पानी है, तब तक वो ऐसे रखता है, लेकिन बाद में वो छज्जा लटका हुआ रहता है, पर वो नीचे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसमें लॉन्ग स्टैंडिंग का गुण होता है, वो सीधे खड़े रहने का गुण होता है। तो ये ठोस का और द्रव का गुण था। और एक छोटा सा और लास्ट इसके बारे में कंक्लूजन करें, वो दरअसल हम ठोस के बारे में बात करें कि ठोसों में दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है, जो वास्तविक ठोस होता है, उसको हम क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे, और दूसरा जो होता है उसको हम अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। तो वास्तविक ठोस जो होते हैं, तो ध्यान रखिए, जो ठोस वास्तव में होते हैं वो सब क्रिस्टलीय ही होते हैं। फिर अक्रिस्टलीय क्या चीज है? अक्रिस्टलीय या एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, वो दरअसल सॉलिड नहीं होते हैं, वो ठोस होते ही नहीं है। वो किसी द्रव को बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं तो वो ठोस में आ जाता है, यानी उसके लिए हम बोलेंगे अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। किसी लिक्विड को इतना ठंडा कर दो कि वो आपका ठोस जैसा दिखता है। ठोस होता नहीं है, ठोस जैसा दिखता है। मैंने अभी पहले बोला था ना कि उसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी का गुण था, अपने संपीड्यता का, मैंने कहा था इसमें अपन ने नगण्य लिखा था, यानी बिल्कुल जीरो नहीं लिखा था। तो थोड़ा बहुत जो संपीड्यता का गुण है वो आपके अक्रिस्टलीय ठोसों के कारण होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा गुण नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में और कोई आपका क्वेश्चंस हो और आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, राज रसायन नाम से, उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और वहां से आप अपना स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं। और एक आखिरी गुजारिश कि अपना राज रसायन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी सी मदद वहां करेंगे तो अपन जल्दी ही वहां क्लास लेंगे जिसमें थोड़ा सा उसका क्वालिटी वाइज ठीक हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार।